हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में। हमने देखा था कि सेल क्या होती है, सेल के फंडामेंटल यूनिट होने के बारे में डिस्कस किया था, सेल के स्ट्रक्चर यूनिट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और देखा था कि सेल को किसने खोजा, कैसे खोजा, और सेल को एक्सप्लेन करने वाली सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस हो गया था और सेल के शेप और साइज के बारे में भी डिस्कस हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं सेल और उसके कंपोनेंट के बारे में कि आखिरकार जो सेल होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, सेल के कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, सेल बनी कैसे है। इन सारी चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सेल की। सेल की बात करें तो सेल को जनरली हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसका न्यूक्लियस, सेल के अंदर पाए जाने वाला जो न्यूक्लियस जो है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, ऑर्गेनल्स। और उसके अंदर पाए जाने वाले लिक्विड पार्ट जो है जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गए और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अभी फिलहाल न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ने से पहले न्यूक्लियस के बारे में एक एलिमेंट्री नॉलेज हम ले लेते हैं कि न्यूक्लियस आखिरकार क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, ठीक है। तो किसी भी सेल का कंट्रोल, मतलब किसी भी सेल को कंट्रोल करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी की जो कमांडिंग यूनिट है वो क्या है? ब्रेन है। उसी प्रकार से किसी सेल की जो कमांडिंग और कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल, किसी भी सेल की कंट्रोलिंग यूनिट होती है, कमांडिंग यूनिट होती है उसको, ठीक है। ये बात हो गई। ये किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स, ठीक है। पहला जो होता है इनका एक मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस। कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसका मतलब, ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लियस हो गए। एक ऐसा न्यूक्लियस जो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ होगा और एक जो किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ नहीं होगा। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये रहा एक कोई सेल हो गई, ठीक है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये किसी मेम्ब्रेन के द्वारा बंधा हुआ, ये मेम्ब्रेन हो गई इसकी। और ये सेल के बाहर, इस सेल में जो लिक्विड पार्ट है ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। यहीं पर एक दूसरी प्रकार की सेल लेते हैं। सेल ये हो गई, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस तो है लेकिन उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, जो भी इस वाले में है, ये मेम्ब्रेन दिख रही ना, ये मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती। समझ आया? ये मेम्ब्रेन इसमें होती ही नहीं है। तो ये, और ये बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है वाला, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या है? ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसा होता है? मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो गया, ये मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे जिन सेल में
मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस पाया जाता है वो सेल प्रो कैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक है, और जिन सेल में ऐसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम यू कैरियोटिक सेल कहते हैं। तो पहचान के लिए भाई, ठीक है, the cell in which membrane-less nucleus is present called prokaryotic cell, and the cell in which membrane-bound nucleus is present called eukaryotic cell। ये तो जनरल डेफिनेशन की बात हो गई। पहचानने के लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, पूरी बायो में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सेम रहती है। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्री मतलब पहले का, प्री का मतलब पहले का। ठीक है, और पूरी बायो में जो कैरियो शब्द है, कैरियो, ठीक है, ये कैरियो शब्द हमेशा पूरी बायो में कहीं भी आएगा, ये न्यूक्लियस के लिए ही आता है। इस कैरियो वर्ड रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, प्री न्यूक्लियस मतलब पहले का न्यूक्लियस, पहले का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या मतलब हुआ इनका? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव का मतलब आदिकालीन, बहुत पुरानी, मतलब जब सेल बनी थी तब, मतलब कैसी? अनडेवलप्ड। ठीक है, ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड है, पुराना है, हजारों साल करोड़ साल, जब सेल की बनावट शुरू हुई, जब सेल बनना शुरू हुई थी, तो सेल में जो सबसे पहले न्यूक्लियस था वो यही था, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस, मींस अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रो का मतलब पुराना या पहले का, कैरियो शब्द यहां भी आएगा न्यूक्लियस। ठीक है, इधर लौटते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। पूरी बायो में यू शब्द, यू वाला नहीं, ई यू वाला बात कर रहा हूं, ये यू शब्द जहां भी आएगा, ई यू, उसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। और कैरियो का मतलब बता ही दिया, क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, इट मींस अगर दोनों को मिला दो क्या बना? ट्रू न्यूक्लियस। क्या बना? ट्रू न्यूक्लियस मतलब वास्तविक न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस को जिसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस है, इसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोइड हो गया। ठीक है, इसे तो हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस ही बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहीं पर हमें इन दो प्रकार की सेल का डिस्कशन करना है, एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के आधार पर सेल दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक हमारी कौन सी अभी बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल, एक न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और दूसरे प्रकार की है वो कौन सी होगी हमारी? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्रिमिटिव सेल है, मतलब अनडेवलप्ड सेल है। अगर इनकी बात करें तो कैसी है? अनडेवलप्ड सेल है। ठीक है, और ये कैसी होती है? डेवलप्ड सेल होती है। ठीक, इट मींस अगर ये डेवलप ही नहीं हुई है तो इनका साइज भी छोटा होगा। ठीक है, साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और यूकैरियोटिक का साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है,
कंपेरेटिवली लार्ज, मीन्स इनकी तुलना में कैसा होगा, साइज बड़ा होगा। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, और जबकि यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसी होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक, इसलिए ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही कहलाते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियर कहलाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और यहाँ पर क्या, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जब यहां पर जो न्यूक्लियर है मेम्ब्रेन के बना हुआ है ही नहीं, ठीक है, बिना मेम्ब्रेन के, तो साइटोप्लाज्म में घुला हुआ नजर आता है। ठीक है, अलग नहीं, ये लगता है कि मतलब क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि साइटोप्लाज्म कहाँ है और यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ है आसानी से। ठीक है, तो कह सकते हैं न्यूक्लियस कैन नॉट विजिबल क्लियर। ठीक है, और जबकि यहां पर विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्लियर, क्योंकि मेम्ब्रेन के द्वारा बना हुआ है तो आसानी से दूर से भी देखा जा सकता है। ठीक है, बात करें आगे, तो जब हमने कहा पता कि हमें पता है कि किसी भी सेल का कंट्रोलिंग पार्ट कौन है, न्यूक्लियस, कमांड करने वाला पार्ट कौन है, न्यूक्लियस, तो इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा। तो इसका अभी न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हो पाया, तो क्या बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी डेवलप हो पाए होंगे जो मेम्ब्रेन के द्वारा बने हुए हो, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इट मींस कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, वो कैसे होंगे, यहां पर एब्सेंट होंगे, जबकि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होंगे, ब्लैक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मौजूद होंगे, जबकि यहाँ पर ये एब्सेंट होंगे। ठीक है, यहाँ राइबोसोम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो राइबोसोम है उसके साइज, ठीक है, साइज की बात कर लेते हैं। राइबोसोम यहाँ पर छोटे होते हैं, मतलब 70s के राइबोसोम होते हैं, और जबकि यहाँ पर राइबोसोम थोड़े आकार में बड़े होते हैं, उनकी मेजरिंग यूनिट ज्यादा होती है और वो 80s के होते हैं। ठीक है, ये हो गए। इनके अलावा अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल की, तो जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, जनरली बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। दूसरे जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो भी इसी में आएंगी। क्लियर, इनके अलावा यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगस सेल है, ठीक है, ये सारी यहीं पर आ जाती है। प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, ईटीसी, ठीक है ना, ये सारी सारी सेल इधर आ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर हम एक रफली फिगर से भी अगर समझने की कोशिश करें तो इन दोनों को हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो लाइक ये हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, बहुत सारे क्या होंगे इसके अंदर, पार्ट होंगे इस प्रकार के, है ना, मतलब बहुत सारे जो स्ट्रक्चर वाली सेल होंगी,
ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, जो देख रहे हो क्लियरली, ठीक है। ये क्या कहलाएगी हमारी यूकैरियोटिक सेल, फेयर है, ठीक है। और ऐसी सेल जिसके अंदर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है, इस प्रकार के ऑर्गन, ये मेम्ब्रेन बाउंड है ना, ठीक है, इस प्रकार के भी ऑर्गन नहीं है, और मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस भी है, क्या कहलाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी, ठीक है। तो ये जनरली दोनों के अंदर डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनल्स की, ठीक है, डिटेल नहीं, ब्रीफ नॉलेज देख लेते हैं, ठीक है, ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ऑर्गेनल्स जो है, जिस प्रकार से न्यूक्लियस दो प्रकार के थे, इस प्रकार के ऑर्गेनल्स भी दो प्रकार के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड और द मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। बात वही, मेम्ब्रेन बाउंड किसमें पाए जाएंगे, अच्छी से विकसित सेल है ना, टोटली यूकैरियोटिक सेल में, वास्तविक न्यूक्लियस वाली सेल है, ठीक है। और मेम्ब्रेन लेस किसमें पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रो मतलब पहले न्यूक्लियस वाली सेल में, अनडेवलप्ड सेल है। लेकिन एक सेल ऑर्गेनल्स ऐसा होता है जो चाहे ये सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, हमेशा मेम्ब्रेन लेस होगा, ठीक है। वो कौन सा है, राइबोसोम, ठीक। ऑलवेज प्रेजेंट मेम्ब्रेन लेस इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स, कोई भी प्रकार की सेल हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या वो यूकैरियोटिक हो, ठीक है, दोनों में कैसे होंगे, मेम्ब्रेन लेस ही होगा। ये क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि ऐसा सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताओ, ठीक है, जो मेम्ब्रेन लेस होता है हमेशा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, कौन सा होगा, राइबोसोम, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर ये सवाल आ रहा होगा, सर ये तो ऑर्गेनल्स है, हमने तो अब तक ऑर्गन पढ़े हैं, तो ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम छोटा सा ब्रीफ डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर कि इन ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में अंतर क्या होता है, ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गेनल्स, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक। तो ऑर्गन जनरली देखते हैं ये बॉडी के पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी, ये बॉडी के पार्ट होते हैं, और जबकि ये सेल के पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ सेल, ठीक है, ये सेल के पार्ट होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक। ये बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, जैसे स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, और कुछ बाहर भी है, हैंड है, लेग है, ईयर है, ठीक है, ये सारे। तो ये ऐसे हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, ऑर्गन्स भी एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये ऑलवेज इंटरनल, ये कैसे होंगे, इंटरनल ही हो सकता है, ये बॉडी के बाहर नहीं पाए जा सकते, सेल के अंदर ही पाए जाएंगे, ठीक है। ये विजिबल होते हैं क्लियरली, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, तो क्लियर विजिबल होते हैं, देखे जा सकते हैं आंखों से, ये माइक्रोस्कोप से ज्यादा देखे जा सकते हैं, ठीक है। कैन सी थ्रू आई, ये आई से देखे जा सकते हैं, जबकि कैन सी बाई माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, इट मींस इनके साइज बहुत बड़ा भी होता है, साइज ज्यादा होगा, लार्जर साइज में होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक साइज में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल की बात कर ले, एग्जाम्पल में, ठीक है, इधर क्या आ गया, लिवर आ गया, हार्ट आ गई, किडनी है, हैंड है, ठीक है, और ईयर है, तमाम है, ईटीसी, ये एक्सटर्नल हो गए। और अगर हम इधर बात करें एग्जांपल में, ठीक है,
तो न्यूक्लियस हो गया सेल के अंदर पाया जाने वाला, देखा था अभी। ये दूसरा नाम अभी राइबोसोम भी पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और गॉल्गी बॉडी भी होंगे, तमाम सारे होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके सबके बारे में, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनल्स के बारे में, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। अभी हमने ये सेल देखी थी, ठीक, न्यूक्लियस था यूकैरियोटिक सेल में, और यहाँ पर ये लिक्विड पार्ट था, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या ये सेल मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये लिक्विड जो पार्ट है, ये जो लिक्विड पार्ट है यही है क्या साइटोप्लाज्म, याद है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड पार्ट, इट इज द लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, किसी भी सेल का लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन, जो पाया जाता है किस किस के बीच में, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। There is a liquid part which is present within the nuclear membrane and cell membrane called cytoplasm, ठीक है। आगे बात करें, साइटोप्लाज्म को मैन एरिया ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैन एरिना ऑफ सेल, सेल का मैन एरिया ऑफ सेल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म, ये जो जितने भी सब इसी के अंदर पाए जाते हैं ना साइटोप्लाज्म में, इसलिए मैन, और जितने भी फंक्शन होते हैं सब एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, और सबके फंक्शन में हेल्प कौन करता है, ये साइटोप्लाज्म करता है, ठीक है। तो मैन एरिया ऑफ सेल, क्वेश्चन बन गया, हाँ, वाई साइटोप्लाज्म इज मैन एरिया ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि ऑल दी सेल ऑर्गेनल्स float into the cytoplasm and perform its function and perform its function, ठीक है, ठीक है। So all organelles are connected through each other with cytoplasm. So all organelles are connected through each other by cytoplasm, ठीक है। इसलिए मैन एरिया कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया कि सारे के सारे सेल इसी में फ्लोट कर रहे हैं, इसी में फंक्शन कर रहे हैं, और एक दूसरे से इसी साइटोप्लाज्म के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म को हम मैन एरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन बन गया, आपको समझ में आ गया, व्हाई साइटोप्लाज्म इज नोन एज द मैन एरिया ऑफ द सेल, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिनमें पहला सेल ऑर्गेनल्स जो है हमारा, वो कौन सा है, सेल वॉल, क्योंकि सबसे बाहर अगर कुछ पाया जाता है किसी भी सेल में तो वो सेल वॉल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल की अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, किसी भी सेल की क्या होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, ठीक है। लेकिन ये कुछ सेल ऐसी होती है जिनमें ये एब्सेंट होती है, लाइक एनिमल सेल, ठीक है, बट एब्सेंट इन
एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। मीन्स अगर मान लीजिए अगर प्लांट सेल की बात करें, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन सब के बाहर ये जो एक लेयर है, ये यही होगी हमारी क्या, सेल वॉल, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, क्लियर। आगे बात करें इसका जो नेचर की बात करें, वो कैसी होती है, डेड होती है, ठीक है। डेड एंड रिजिड होती है, ठीक, कठोर भी होती है, हार्ड भी होती है, और डेड नेचर की होती है, क्लियर। कुछ अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार की बनी हुई होती है। जैसे अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो सेलुलोज की होगी, एल्गी में भी सेलुलोज की होगी, और अगर बात करें फंगी की तो काइटिन की होगी। एनिमल सेल की बात करेंगे तो एब्सेंट होगी, ठीक है। अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो पेप्टिडो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की होगी, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया, क्या हो गया ये, नेचर ऑफ सेल वॉल इन डिफरेंट सेल्स, अलग अलग सेल्स में ये नेचर हो गया, ठीक है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसके बहुत सारे जो है फंक्शन होते हैं, देखते हैं एक एक करके इनको। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, अगर सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो अभी आपने देखा ये डेड होती है, ठीक है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग या डेड नेचर के इन्फेक्शन इजीली नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, रिजिड होती है, इसलिए क्या करते हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से ये बचाने का काम करती है ये, ठीक है। और हार्ड होने के कारण, ठीक है, अगर ये हार्ड है ना तो इनका काम एक और है, ये सेफ भी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड सेफ टू द सेल, सेल के लिए सेफ देने का भी काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर एक सेल से कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस जो है दूसरी सेल में मूव करेगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल आपस में कनेक्टेड होती है, तो एक सेल से दूसरे सेल में जो सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं वो भी इसी के हेल्प से मूव होते हैं, ठीक है। हेल्प द एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन सेल्स, सेल के बीच में सब्सटेंस के एक्सचेंज में भी ये मदद करती है, ठीक है। ये तो थे इसके फंक्शन। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो मल्टी सेलुलर सेल्स है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स होगी, तो ये सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड कैसे होती हैं, ठीक है। तो इन सेल को कह सकते हैं सीमेंट, सेल सीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, वो आपस में इनको कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में, ठीक है। प्लांट एनिमल में क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ठीक। सेल सीमेंट में कैल्शियम या कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वो हार्ड होता है, आपस में इनको जोड़ने का भी काम करता है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सेल वॉल तक आपको जो भी डाउट हो आप
कलेक्ट करें और आप कमेंट बॉक्स में उनको भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब आगे का पढ़ाया जाएगा आपको, तो पहले आपको ये पुराने डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।